हेलो बच्चों, कल हमने संविधान निर्माण वाले चैप्टर में पढ़ा था कि हमें संविधान की क्यों जरूरत होती है। आप लोगों को पता है कि हर देश के अंदर जो लोग रह रहे होते हैं वो एक जैसे नहीं होते, लेकिन आज के टाइम में हर व्यक्ति चाहता है कि वो शांतिपूर्वक तरीके से रहे, क्योंकि जो आज की ज़िंदगी की समस्याएं हैं वो बहुत सारी समस्याएं हैं। वो अपनी ज़िंदगी की समस्याओं को दूर करने में ही लगा रहता है, बिजी रहता है। उसके पास टाइम नहीं है कि वो किसी और तरफ ध्यान दे। तो इसलिए आज के समय में हर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए ऐसे देश में रहना चाहता है जहाँ शांति हो। तो फिर जो ऐसे लोग होते हैं, चाहे वो अलग अलग हों, तो आज लोग मतलब ये समझौता कर लेते हैं कि जिस तरीके ऐसा समझौता कर लेते हैं जिससे जो रह रहे होते हैं उस ग्रुप में लोग, या देश में रह रहे होते हैं, उनको किसी को भी नुकसान ना। और जब अलग अलग तरीके के लोग शांतिपूर्वक तरीके से जिंदगी जीने के लिए, चाहे वो कितने भी अलग अलग हों, आपस में समझौता कर लेते हैं। जैसे कि हमने दक्षिण अफ्रीका में देखा, गोरे और काले लोगों ने समझौता किया था, लेकिन फिर उस समझौते को लिखते भी हैं, क्योंकि आज के जो देशों में पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। और जब ज़्यादा पॉपुलेशन है तो जो अलग अलग लोग हैं जो समझौते करते हैं, उसमें ये भी डर बना रहता है कि कहीं फ्यूचर में कोई व्यक्ति इस समझौते को मानने से मना ना कर दे, इसलिए फिर इनको लिखा जाता है। देश में अलग अलग लोग जो रह रहे होते हैं, उन्होंने शांतिपूर्वक तरीके से रहना होता है, तो उनको कुछ समझौते करने पड़ते हैं, और उन समझौतों को फ्यूचर में सही तरीके से चलाने के लिए उन समझौतों को लिखा जाता है, और उन्हीं समझौतों को ही नियम या कानून कहा जाता है। और जब वो लिखे जाते हैं तो वो संविधान का रूप बन जाते हैं। और अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि संविधान क्या काम करता है। एक तो हमें आना चाहिए क्वेश्चन कि संविधान क्या होता, वो आपने अच्छी तरीके से जान लिया है कि लिखित नियमों का वह सम्मिलित रूप जिसे नागरिक और सरकार दोनों को मानना पड़ता है। और अब ये भी देखना है कि संविधान की विशेषताएं भी पढ़ी है हमने, संविधान की विशेषताएं भी होती हैं, लेकिन इसमें संविधान के काम है इस वाले चैप्टर में। हो सकता है जब हम आगे पढ़ेंगे भारत का संविधान तो उसमें उसकी विशेषताएं भी आएंगी। तो सारे बच्चे एक तो संविधान का मीनिंग लर्न कर लें, एक संविधान के अभी हम काम पढ़ेंगे, वो भी आप लोगों ने अच्छी तरीके से लर्न करने हैं। कई बच्चे कहते हैं कि मेरी जो आवाज़ है वो साफ नहीं आती। मैंने ये जो वीडियोस हैं वो जल्दबाजी में बनानी शुरू करी है, क्योंकि जो नए बच्चे पास होके आए हैं 9th से 10th में, तो उनके पास टाइम कम है। उनका सिलेबस कंप्लीट करवाने के लिए मैंने ये वीडियोस बनानी शुरू की हैं। प्लीज़ अगर कोई दिक्कत होती है तो प्लीज़ माफ़ कर देना इस बात के लिए कि मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ पाती। तो बच्चों, सारे जो मतलब जो 9th वाले बच्चे हैं, 9th में ये प्रॉब्लम है कि 9th में न्यू एडमिशन्स हुए हैं। 10th वालों के लिए स्टार्ट करनी पड़ी है जो नए 10th में पास होके आए हैं, और जो 9th के न्यू एडमिशन है उनका भी सिलेबस बहुत रहता है, वो जुलाई में आए हैं। तो उनका सिलेबस कंप्लीट करवाने के लिए मैंने ये किया है, वीडियोस बनानी स्टार्ट करी है। अगर कुछ दिक्कत होती है तो मैं कोशिश पूरी करूँगी कि इसमें, लेकिन जो बच्चे इस वीडियो से पढ़ेंगे वो अपनी बुक को पास लेकर बैठें, क्योंकि मेरे पास अभी ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि जो इस बुक दिखा रही हूँ मैं वो आपको क्लियर दिखती होगी। अगर बच्चे ध्यान से देखें तो दिखती भी है, लेकिन अगर आपको नहीं दिखती तो आप अपनी बुक साथ में लेकर बैठें, और मैं एक पेज पढ़ाती हूँ, और उस पेज को जो जो मैं कहती हूँ उसको टिक कर लें, और फिर आराम से बैठ के जब वीडियो सुन ले, 1-2 बार वीडियो सुन ले मेरी, और फिर पेज उस पेज को 2-3 बार पढ़ भी ले बच्चा। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, संविधान के काम पढ़ेंगे। पहले अच्छी तरीके से अब हमने जान लिया कि संविधान क्यों चाहिए, और मैंने भी बता दिया कि आज के जो समाज आप भी देखते हो, आपके गली मोहल्ले में भी देख लेना, एक जैसे लोग नहीं होंगे, एक जाति के नहीं होंगे, एक धर्म के नहीं होंगे। तो लेकिन
जिंदगी सारे आरामदायक जीना चाहते हैं, शांति से जीना चाहते हैं, क्योंकि जिंदगी की उलझने बहुत हैं, तो फिर वो समझौते कर लेते हैं। तो उन समझौतों का लिखित रूप ही संविधान है। और अब हम पढ़ते हैं अच्छी तरीके से, इसका संविधान का आपको मतलब समझ आएगा जो आज पढ़ेंगे हम उसमें। संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। मतलब उन्होंने पहले किसी देश के जो लोग होते हैं उन्होंने कुछ एक समझौता किया होता है, उन्हीं समझौतों को जब वो लिख लेते हैं वो संविधान बन जाता है। तो इट मीन्स उन सब ने पहले उन चीज़ों को माना है, फिर वो लिखे गए हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो संविधान में लिखा हुआ होता है, जहाँ जो नियम लिखे हुए होते हैं, तो संविधान लिखे एक किताब के अंदर जाएंगे तो जो संविधान लिखित नियमों की एक किताब है, जिसे हर एक देश का अपना अपना संविधान है। जिस देश का भी जो संविधान होता है उसको उस देश में रहने वाले लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। सभी लोगों की सहमति से ही संविधान में जो नियम होते हैं वो लिखे जाते हैं, और वहाँ के सारे लोग सामूहिक रूप से उसको मानते हैं। और हर देश, हमारे भारत में ही नहीं बाकी सभी देशों में भी जहाँ संविधान लिखे हुए हैं वहाँ पर भी उन लिखे हुए कानूनों को या नियमों को सभी लोग मानते हैं। और सभी देशों में जो संविधान होते हैं वो हर देश का सर्वोच्च कानून होते हैं, और क्योंकि उन कानूनों के अनुसार ही सरकारें होती हैं जो किसी भी देश में उनको चलना होता है, और लोगों को जो नागरिक होते हैं उनको चलना होता है। संविधान सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों, जिन्हें नागरिक कहा जाता है, के बीच के आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच के संबंध भी तय होते हैं। मतलब संविधान के अंदर जो देश के अंदर लोग रह रहे होते हैं अलग अलग तरीके के, उनके आपस में कैसे संबंध रहेंगे वो भी संविधान में लिखा हुआ होता है, और सरकार के लोगों के साथ कैसे संबंध रहेंगे वो भी संविधान तय करता है। नहीं तो लोग एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर लें, मारपीट करें, क्योंकि वो अगर शांतिपूर्वक तरीके से दूसरों की रिस्पेक्ट करते हुए रह रहे हैं, तो जो हमारे संविधान के नियमों में लिखा हुआ है जो कि हर देश का सर्वोच्च कानून होता है, और सब लोग उसको मानते हैं, क्योंकि उनको शांतिपूर्वक तरीके से देश को चलाना है। इसलिए जो कानून संविधान होता है उसको सारे मानते हैं। और जो संविधान होता है ये क्या करता है, लोगों के आपसी संबंधों को तय करता है। सरकार के बीच में लोगों के आपस में भी संबंध को तय करता है, प्लस सरकार और लोगों के संबंध को भी तय करता है। संविधान अनेक काम करता है। अब छोटा सा वो है, इकट्ठा बोलोगे तो संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसे किसी देश के सारे लोग मानते हैं, और सारे उसको सर्वोच्च कानून होने के नाते सारे उसकी पालना भी करते हैं। और जो संविधान होता है वो लोगों के साथ संबंध को भी तय करता है, लोगों के सरकार के साथ संबंध को भी तय करता है। और आप लोगों ने इस चीज को ढंग से बार बार सुन के अच्छी तरीके से लर्न भी करना है और लिख कर भी देखना है। आगे हम पढ़ेंगे इसके संविधान के काम। पहला काम क्या है, पहला यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। जब ये संविधान ही तब बनता है जब अलग अलग तरीके के लोग आपस में रहने के लिए समझौता करते हैं। अगर समझौता इसलिए करते हैं तभी हो पाता है जब लोगों का आपस में भरोसा होता है और एक दूसरे को वो कोऑपरेट कर रहे होते हैं। तो पहला यह साथ रह रहे अलग अलग तरीके के लोगों के बीच में संविधान क्या करता है, पहला काम देश के अंदर अलग अलग रह रहे लोगों के बीच में जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। पहला काम देश के अंदर रह जिस भी देश का वो संविधान होता है वह उस देश के अलग अलग तरीके के जो लोग उस देश में रह रहे होते हैं उनके बीच में जरूरी सहयोग और भरोसा विकसित करता है। दूसरा काम होता है संविधान का, दूसरा यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा। अब सरकार लोगों के बीच में भरोसा भी है,
एक दूसरे को वो सहयोग भी कर रहे हैं। तो देश को चलाने के लिए हर देश के अंदर एक सरकार का होना जरूरी होता है। तो इस चीज को भी संविधान ही तय करता है कि किसी देश की, जिस देश का भी संविधान होता है, वो उसी देश की ये सरकार कैसे बनेगी यह तय करता है। और जो फैसले लेने का अधिकार होगा वो किसको होगा, इस चीज को भी संविधान तय करता है। तो दूसरा, पहला काम संविधान का कि वो लोगों जो देश के अंदर रह रहे लोगों के बीच में भरोसा और सहयोग विकसित करता है। दूसरा, संविधान ये तय करता है कि उस देश की सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा। अब हम पढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट है इसका। तीसरा पॉइंट है, यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं। तीसरा, यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है। अगर सरकारों को अनगिनत अधिकार दे दिए जाएं तो वो निरंकुश बन सकते हैं, जहाँ तानाशाह हो सकती हैं वो सरकारें। तो इसलिए सरकार कैसे बनेगी और कौन अधिकारों का इस्तेमाल करेगा, ये काम भी संविधान करता है। और तीसरा काम ये करता है कि सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है, उसको अनगिनत अधिकार नहीं देता, उनके सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं। मतलब देश में क्या होता है, एक तो सरकार होती है जो सरकार देश को चलाती है, एक लोग होते हैं। तो दोनों के बीच नागरिकों के भी अधिकार तय करता है और सरकार के क्या अधिकार होंगे वो भी संविधान तय करता है, जो संविधान का तीसरा काम है। चौथा, यह अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। चौथा, यह अच्छे समाज के गठन के लिए, मतलब जब संविधान लिखा जाता है तो लोग सोचते हैं कि जिस समाज में वो रहेंगे वो समाज कैसा होगा। तो इसका मतलब जो भी उसमें लिखा गया है वो लोगों की आकांक्षा थी कि कैसा उनका समाज होगा जिसमें वो रहेंगे। तो चौथा काम जो है अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। चार काम है संविधान के। पहला, लोग जिस भी देश का वो संविधान होता है उस देश के लोगों के बीच में जो अलग अलग तरीके के होते हैं भरोसा और सहयोग विकसित करता है। नंबर 2, अगर लोग सहयोग और भरोसे के साथ रह रहे हैं तो फिर उनको एक सरकार चुननी पड़ती है और उस सरकार का गठन कैसा होगा और कौन फैसले लेगा, इस चीज का भी जो करना होता है वो क्या करता है, संविधान तय करता है। तीसरा काम जो है सरकार के क्या अधिकार होंगे और नागरिकों के क्या अधिकार होंगे, ये चीज भी संविधान तय करता है। चौथा काम, ये अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। चार काम है संविधान के, आप लोग अच्छी तरीके से इनको लर्न कर लेना। जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हों, ये जरूरी नहीं है। आजकल हर देश के अंदर संविधान है, पर जरूरी नहीं है कि जिन देशों के अंदर संविधान है वो लोकतांत्रिक भी हो। लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहां संविधान का होना जरूरी है। ब्रिटेन के खिलाफ आजादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया। जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हों, यह जरूरी नहीं है। लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहां संविधान का होना जरूरी है। तो आज के समय में सारे देशों में संविधान है, पर जिनमें संविधान है वो डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक कंट्रीज हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन जो लोकतांत्रिक देश होते हैं उनके अंदर संविधान का होना जरूरी है। ब्रिटेन के खिलाफ जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड को ब्रिटेन कहा जाता है, तो इंग्लैंड ने अमेरिका के लोगों को भी अपना वो बनाया था, उपनिवेश बनाया था। जैसे इंडिया के लोगों को के ऊपर अपना कब्जा जमाया था व्यापार के बहाने आकर, वैसे ही अमेरिका के लोगों पर भी इंग्लैंड ने अपना कब्जा जमाया था। और वहाँ अमेरिका के लोगों ने, जैसे हमने आज़ादी हासिल करके अपना संविधान 1950 में लागू किया था,
26 जनवरी 1950 को लागू किया था, वैसे ही अमेरिका के लोगों ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़के उनसे आज़ादी लेकर अमेरिकी लोगों ने अपना संविधान बनाया था। और आपने फ्रांसीसी क्रांति 9th वाले बच्चों ने पढ़ी थी मेरे साथ, तो आपने देखा है कि फ्रांस के लोगों ने भी अपने राजा की शक्तियों को कम करने वाला पहले संविधान बनाया, फिर उन्होंने धीरे धीरे राजा को खत्म कर दिया था और वह उसको फ्रांस को गणतंत्र बना के एक अपना लोकतांत्रिक संविधान बनाया था। फ्रांस ने भी अपने मतलब राजतंत्र खत्म करके, इसके बाद से यह चलन हो गया है कि हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान होगा। मतलब लोकतंत्र की विशेषता हो गई कि वहां पर संविधान, लिखित संविधान होना जरूरी है। संविधान सारे देशों में होते हैं, पर जरूरी नहीं है कि सारे देश लोकतांत्रिक हों, पर जो लोकतांत्रिक देश है वहां संविधान होना जरूरी है। यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दे रखी हैं। जैसे मैंने बताया कि भारत के अंदर, जैसे भारत के अंदर अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया था, हमने आज़ादी हासिल की थी उनसे, फिर हमने अपना संविधान उनके अंग्रेजों से आज़ादी लेने के बाद हमने 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया था। वैसे अमेरिका के लोगों ने भी अंग्रेजों से आज़ादी प्राप्त करके वहाँ के अमेरिका का संविधान बनाया था। फ्रांस के लोगों ने राजा को खत्म करके, राजतंत्र को खत्म करके अपने लिए एक लोकतांत्रिक संविधान बनाया था। और उसके बाद तो एक चलन ही हो गया कि हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लिखित संविधान होना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अब भारतीय संविधान का निर्माण, आपने पहले संविधान क्या होता वो सीख लिया, फिर आपने संविधान का वो संविधान क्यों जरूरी है वो भी पढ़ लिया, फिर हमने संविधान के 4 काम भी पढ़ लिए, और एक बात उभर कर सामने आई है कि हर लोकतांत्रिक देश में लिखित संविधान का होना जरूरी है। तो ये लोकतंत्र की विशेषता भी है। भारतीय संविधान का निर्माण, अब पहले हमने दक्षिण अफ्रीका का कैसे बना, कैसे मतलब वहां पे देखा था गोरे काले बिल्कुल डिफरेंट थे उन्होंने, फिर भी कैसा समझौता बनाया कि जिससे ना तो गोरों को प्रॉब्लम हो ना कालों को प्रॉब्लम हो, वो शांति से दोनों मिलकर देश में रहे। तो अब हम अपने भारतीय संविधान का निर्माण पढ़ेंगे। दक्षिण अफ्रीका की तरह भारत का संविधान भी बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच बना है। आपको पता है हमारे इंडिया में तो अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाओं वाले लोग रहते हैं, इसलिए तो हमारे देश में 28 स्टेट्स हो गई हैं और 8 वो बन गई हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। तभी इतने हमें राज्य बनाने पड़े हैं, स्टेट्स बनाने पड़े हैं, क्योंकि इतने तरीके के लोग रह रहे हैं। कुछ राज्यों का हमारे देश के अंदर भाषा के आधार पर जो एक ही भाषा बोलते थे उन लोगों का एक राज्य बना दिया, जिनकी एक जैसी संस्कृति थी उनका एक राज्य बना दिया। तो इसलिए 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए इंडिया के अंदर। तो दक्षिण अफ्रीका की ही तरह भारत का संविधान भी बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच बना है। जैसे दक्षिण अफ्रीका के लोगों को गोरे काले बिल्कुल दुश्मन थे, फिर भी उन्होंने साथ रहने का समझौता किया और संविधान बनाया। वैसे ही हमारे इंडिया में भी बहुत मुश्किल आई थी। हमारे इंडिया में हिंदू और मुसलमानों में प्रॉब्लम चल रही थी। भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश के लिए संविधान बनाना आसान काम नहीं था। हमारे देश में लोग ही अलग अलग नहीं रहते, हमारी जो भौगोलिक परिस्थितियां वो भी अलग अलग हैं। तो दक्षिण अफ्रीका की तरह भारत का संविधान भी बहुत कठिन परिस्थितियों में के बीच बना। भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश के लिए संविधान बनाना आसान काम नहीं था। भारत के लोग तब गुलाम की हैसियत से निकलकर नागरिक की हैसियत पाने जा रहे थे। मतलब कि हम 1947 तक अंग्रेजों के गुलाम थे और हमने बहुत लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के विरुद्ध, बहुत कुर्बानियां दी। उसके बाद हम गुलामी से निकलकर नागरिक की हैसियत पाने जा रहे थे जब हमें आज़ादी मिली और हमने अपना संविधान बनाया। देश ने धर्म के आधार पर हुए बंटवारे की विभीषिका झेली थी। हमारे देश के अंदर मुसलमान और हिंदू दोनों रह रहे थे, और जब
जो अंग्रेज हैं जब गए हैं तो हमारे बीच में फुट पाओ और राज करो उन्होंने नीति अपनाई थी, जिसके कारण हिंदू और मुसलमानों में जो नेता थे उनको उनके बीच में लड़ाई वो कर दी थी। तो जो मुसलमान लोग थे वो डिमांड करने लगे थे कि उनका अपना मुसलमानों का एक देश बनाया जाए, और जाते जाते अंग्रेज हमारे देश के दो टुकड़े कर गए थे धर्म के नाम पर। एक हिस्सा पाकिस्तान और दूसरा हिस्सा भारत बना गए थे। देश ने धर्म के आधार पर हुए बंटवारे की विभीषिका झेली थी। इसका मतलब वही है कि धर्म के नाम पर देश दो हिस्सों में बट गया था। और आगे है, भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए बंटवारा भारी बर्बादी और दहलाने वाला अनुभव था। भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए बंटवारा भारी बर्बादी और दहला, क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो ऐसा तो है नहीं था कि जिस जगह पाकिस्तान बनाया गया वहाँ हिंदू नहीं रहते थे। तो वहाँ पाकिस्तान में कुछ बहुत सारे हिंदू रह रहे थे, और जो भारत बना था वहाँ मुसलमान रह रहे थे। तो इनको वहाँ से पाकिस्तान से हिंदुओं को भारत लाने के लिए और भारत से मुसलमानों को वहाँ सेटल करने के लिए बहुत मुश्किल आई थी। जो हम पाकिस्तान से हिंदू आए थे अपनी ज़मीन जायदादें छोड़ के, उनको भारत में ज़मीनें जायदाद दी गई थी, और यहाँ से जो मुसलमान वहाँ गए थे तो वहाँ पाकिस्तान वालों को भी प्रॉब्लम आई होगी। तो जब ये बंटवारा हुआ था तो भारत के लोगों के लिए भी बर्बादी और दहलाने वाला अनुभव लेकर आया था, और पाकिस्तान के लोगों के लिए, क्योंकि वो लोग अपने जो प्यारे लोग मतलब जो भी जिनके साथ वो रह रहे थे उनसे उन्हें जबरदस्ती अलग होना पड़ा था। लोग नहीं चाहते थे कि अलग हों, लेकिन जो नेता थे उनके अंदर फूट पड़ चुकी थी, उन्होंने वो अलग देश बनाना चाहते थे, जिस कारण लोगों को बहुत तकलीफें झेलनी पड़ी थी। विभाजन से जुड़ी हिंसा में सीमा के दोनों तरफ कम से कम 10 लाख लोग मारे जा चुके थे। विभाजन से जुड़ी जब अंग्रेज तो चले गए, लेकिन हम हिंदू और मुसलमान जो इकट्ठे प्यार से रह रहे थे उनके बीच में लड़ाई करवा गए। हिंदू और मुसलमानों की लड़ाई में 10 लाख लोग मारे जा चुके थे। एक बड़ी समस्या और भी थी, अंग्रेजों ने देसी रियासतों के शासकों को जो है आज़ादी दे दी थी कि वे भारत या पाकिस्तान जिसमें इच्छा हो अपनी रियासत का विलय कर दें। मतलब कि जो नेता थे वो तो बट ही चुके थे। पाकिस्तान और उसके मुसलमान लोग पाकिस्तान की अलग मांग कर रहे थे, और जो अंग्रेज थे हमारे जो राजे थे रियासतों के, उनके लिए एक व्यवस्था कर गए थे कि वो राजे अपनी रियासत को जिस भी पाकिस्तान में मिलाना चाहे पाकिस्तान में मिला सकते हैं, और इंडिया में मिलाना चाहते हैं तो इंडिया में मिला सकते हैं, या स्वतंत्र रह सकते हैं। मतलब उस टाइम जब अंग्रेज थे इंडिया के अंदर तो भारत की कोई सरकार नहीं थी। भारत के अंदर अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग राजे चला रहे थे, और अंग्रेज सारे राजाओं को चला रहे थे। लेकिन ये जब खुद जा रहे थे अंग्रेज तो उस टाइम इन राजाओं को कह गया आपकी इच्छा है, चाहे आप स्वतंत्र रहो, चाहे भारत का हिस्सा बनो, चाहे पाकिस्तान का हिस्सा बनो। इन रियासतों का विलय मुश्किल और अनिश्चय भरा काम था। मतलब इन रियासतों को किसी पाकिस्तान में मिलाया जाए या भारत में मिलाया जाए, ये बहुत मुश्किल काम था। जब संविधान लिखा जा रहा था तब देश का भविष्य इतना सुरक्षित और चैन भरा नहीं लगता था जितना आज है। जब हमारे देश का मतलब आपने देखा ही है कि जब अंग्रेजों से आज़ादी मिली तो देश के टुकड़े हो गए। देश के टुकड़े हो गए तो जो लोग एक जगह से दूसरी जगह गए उनको बहुत दुख तकलीफें झेलनी पड़ी। और जब हमारे देश का क्योंकि कितनी स्थिति खराब थी, पहले मुश्किल से अंग्रेजों से आज़ादी ली, फिर मुसलमान और हिंदू अलग हो गई, और जिस टाइम जब हमारे देश का संविधान लिखा जा रहा था उस टाइम लग नहीं रहा था कि फ्यूचर इतना सुरक्षित होगा जितना आज हमें शांति भरा हुआ लग रहा है हमारा इंडिया। ऐसा इंडिया का भविष्य उस टाइम नहीं सोचा जा रहा था कि इतना सुरक्षित होगा। संविधान निर्माताओं को देश के वर्तमान और भविष्य की चिंता थी। जो संविधान बना रहे थे उनको भारत के उस टाइम चल रहा था वर्तमान टाइम था उसकी भी चिंता थी,
और आने वाले इंडिया के फ्यूचर की भी चिंता थी संविधान लिखने वाले लोगों को। संविधान निर्माण का रास्ता। सारी मुश्किलों के बावजूद भारतीय संविधान निर्माताओं को एक बड़ा लाभ था। दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह संविधान निर्माण के दौर में ही सारी बातों पर सहमति बनानी पड़ी, वैसी स्थिति उस समय भारत में नहीं थी। सारी मुश्किलों के बावजूद भारतीय संविधान निर्माताओं को एक बड़ा लाभ था। सारी मुश्किलों के बावजूद भारतीय संविधान निर्माताओं को एक बड़ा लाभ था। दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह संविधान निर्माण के दौर में इस सारी बातों पर सहमति बनानी पड़ी थी, वैसी स्थिति उस समय भारत में नहीं थी। मतलब कि हमारे संविधान निर्माताओं को उस सारी बातों पर सहमति नहीं बनानी पड़ी जैसे कि दक्षिण अफ्रीका के लोगों को बनानी पड़ी थी, क्योंकि हमारे देश के अंदर तो हमारे देश के लोग थे, तो इतने ज़्यादा हमें समझौते नहीं करने पड़े थे जितने दक्षिण अफ्रीका में करने पड़े थे। क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में गोरे लोगों को दक्षिण अफ्रीका के लोग अपने बीच में मिला रहे थे। गोरे लोग वहाँ के रहने वाले तो नहीं थे, लेकिन वो पराये लोगों को अपने देश में मिलाने जा रहे थे, और इसलिए और पराये लोगों ने देश के लोगों को तंग भी किया था, इसलिए उनको ज़्यादा समझौते करने पड़े थे शांतिपूर्वक देश को चलाने के लिए और संविधान बनाने के लिए। लेकिन भारत के सामने उतनी बड़ी मुश्किलें नहीं थी जितनी दक्षिण अफ्रीका के सामने थी, क्योंकि उन्होंने भारतीय लोगों ने ओनली भारत के लोगों के लिए ही संविधान बनाना था। और जिन लोगों, चाहे वो भारत में रहने वाले लोग अलग अलग धर्म और जातियों के थे, लेकिन किसी ने किसी को तंग नहीं किया था। बस जिन्होंने तंग किया था उनको भारत के लोगों ने निकाल बाहर किया था, अंग्रेजों को। भारत में आगे पढ़ते हैं। भारत में आजादी की लड़ाई के दौरान ही लोकतंत्र समेत अधिकांश बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का काम हो चुका था। जो संविधान बनाने का काम था 1930 के आसपास से बन चुका था संविधान, तो लेकिन उसको लागू बाद में किया गया था। मतलब जो भी संविधान में शामिल करना था वो पहले ही वो कर लिया गया था, निश्चित कर लिया गया था। आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही, जब हम अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे थे, उसी समय ही लोकतंत्र समेत अधिकांश बुनियादी बातों पर, जितनी भी हमने लोकतंत्र अपनाना है और लोकतंत्र की कौन सी बुनियादी बातें हैं, वो पूरे देश के अंदर सहमति बन गई थी। राष्ट्रीय सहमति बनाने का काम मतलब पूरे देश के अंदर ये सहमति बन गई थी कि अंग्रेजों से आज़ादी प्राप्त करने के बाद हम देश के अंदर लोकतंत्र लेकर आएंगे और लोकतंत्र के जितने भी बुनियादी सिद्धांत है उनको देश के अंदर लागू करेंगे। पूरे देश के लोगों में ये सहमति बन चुकी थी संविधान बनने से पहले। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ एक विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष भर नहीं था। तो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन था अंग्रेजों के विरुद्ध, वो ओनली विदेशी सत्ता, यानी कि अंग्रेज विदेशी थे, सत्ता के विरुद्ध संघर्ष ही नहीं था। ये ना केवल अपने समाज को फिर से जगाने का, वरन अपने समाज और राजनीति को बदलने और नए सिरे से गढ़ने का भी आंदोलन था। जो हमने राष्ट्रीय आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा, वो ओनली विदेशियों के विरुद्ध हमारा आंदोलन नहीं था, क्योंकि हमें अपना जो पुराना समाज था उसमें जो लोग रह रहे थे उनको जगाना भी था, और समाज और राजनीति को भी हमने बदलना था। क्योंकि हमारे जिस तरीके से अंग्रेज हमारे देश को चला रहे थे तो वो हमारे लिए बिल्कुल नहीं थी, और नए सिरे से गढ़ने का भी आंदोलन था। आज़ादी के बाद हमने जिस भी तरीके की सरकारें बनाई, उससे पहले वैसी सरकारें इंडिया में नहीं थी। तो इसका मतलब जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन था, उसी समय हमने निश्चित कर लिया था कि हम लोकतंत्र लेके आएंगे इंडिया के बाद, जब अंग्रेजों से आज़ादी मिलेगी, और लोकतंत्र के सारे बुनियादी सिद्धांतों को लागू करेंगे। पूरे देश के लोगों ने मान लिया था। और ये जो आंदोलन था ओनली विदेशी लोगों के खिलाफ आंदोलन नहीं था, ये आंदोलन इस बात का भी था कि हमें अपने देश के लोगों को जगाना भी था, और समाज और राजनीति को भी बदलना था देश के अंदर जो चल रही थी, और नए सिरे से गढ़ने का भी आंदोलन था। सब कुछ नया हमने लागू करना था आज़ादी मिलने के बाद। आज़ादी के बाद भारत को किस रास्ते पर चलना चाहिए,
इसे लेकर आजादी के संघर्ष के दौरान भी तीखे मतभेद थे। आजादी के बाद भारत को किस रास्ते पर चलना चाहिए? जब हम आजाद हो गए उसके बाद भी हम तो आजाद तो हो गए थे 15 अगस्त 1947 को, लेकिन हमारा जो संविधान है वो उसके 3 साल बाद 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। तो आजादी के बाद भारत को किस रास्ते पर चलना चाहिए, इसे लेकर आजादी के संघर्ष के दौरान भी तीखे मतभेद थे। जब आजादी के लिए हम संघर्ष कर रहे थे उस टाइम भी जो संघर्ष कर रहे थे लोग, उनके अंदर काफी मतभेद थे। ऐसे कुछ मतभेद अब तक भी बने हुए हैं। जो जब हम अंग्रेजों के विरुद्ध आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे उस टाइम भी लोगों के बीच में मतभेद थे, और वो मतभेद आज भी हैं। आपको भी पता, आज भी मुसलमान और हिंदू जबकि अलग हो चुका, उनका देश बन भी चुका, फिर भी आज जो हिंदू और मुसलमान इंडिया में रह रहे हैं उनके बीच में अभी भी मतभेद है। और कुछ बुनियादी विचारों पर लगभग सभी लोगों की सहमति कायम हो चुकी थी। और कुछ ऐसे सिद्धांत थे, मूलभूत या बुनियादी सिद्धांत थे, जिनके ऊपर भारत के सारे लोगों की सहमति हो चुकी थी, और मेरे ख्याल से उनको संविधान के रूप में लिख दिया गया था। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था। ये डेट्स आप लोग याद कर लेना। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था। ये बुक में नोट डाउन कर लो। हमारा संविधान मतलब 1930 के आसपास ही लिखा जा चुका था, लेकिन हमने 20 साल बाद लागू किया है। तो 1928 में, सारे बच्चे नोट डाउन कर लो, वन वर्ड में भी आ सकता है ये चीज, MCQ में भी आ सकती है। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था। 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा रखी गई थी कि आजाद भारत का संविधान कैसा होगा। मतलब 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा रखी गई थी कि आजाद भारत का संविधान कैसा होगा। मतलब 1928 में लिख लिया था। और फिर आपने, उन्होंने कांग्रेस के जो मुख्य नेता थे, उन्होंने जो कराची में उनका अधिवेशन हुआ था, वो सारी जो हमारा आजादी के बाद जो संविधान होना था उसकी रूपरेखा कराची के कांग्रेस के जो अधिवेशन हुआ था उसमें रख दी थी। इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात कही गई थी। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का संविधान लिख दिया था। और उन्होंने, कांग्रेस ने कराची के अपने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन जो कराची में हुआ था उसमें 1931 में एक प्रस्ताव में जो जैसा भी संविधान होना था हमारा इंडिया का फ्यूचर में, उसकी पूरी रूपरेखा रख दी थी। इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में कौन कौन सी चीजें होंगी वो बता दिया गया था। एक तो सार्वभौम वयस्क मताधिकार, जिनके सारे लोगों को वोट का अधिकार मिलेगा, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार मिलेगा सबको, और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात कही थी। उसी टाइम बता दिया था कि जो हमारा फ्यूचर का संविधान होगा सबको उसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जिनके वोट का अधिकार मिलेगा, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार मिलेगा, अल्पसंख्यक जो होंगे, जो भी मतलब जिनकी संख्या बाकी जातियां या धर्मों से कम होगी, उन लोगों को इंडिया के अंदर क्या मिलेगी, उनके अधिकारों की रक्षा होगी। जैसे अब मुसलमान लोग हैं, वो भी मिनोरिटी में आते हैं, अल्पसंख्यक हैं, मिनोरिटी मीन्स अल्पसंख्यक हो गया। और ईसाई वगैरह, ईसाई हैं, सिख हैं, मुसलमान हैं, ये अल्पसंख्यक हो गई। इनके बारे में 1928 या 30-31 में सोच लिया गया था कि इनके अधिकारों की भी रक्षा की जाएगी। इस प्रकार संविधान की रचना करने के लिए बैठने से पहले ही कुछ बुनियादी मूल्यों पर सभी नेताओं की सहमति बन चुकी थी। दक्षिण अफ्रीका में तो 2 साल ही बहस हुई थी। हमारे इंडिया के अंदर तो 20-22 साल बहस
होने के बाद संविधान बना। मतलब जैसे जैसे वो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते जा रहे थे और वो इस चीज के ऊपर भी चिंतन कर रहे थे कि हमारा संविधान जो लोकतांत्रिक देश बनने के बाद होगा वो कैसा होगा, उसमें क्या क्या शामिल किया जाएगा। तो जैसे देखा कि बना तो 1928 में लिया था, 1931 में उसके मेन पॉइंट भी कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में बता दिए थे। और उसके बाद भी हमारे इंडिया के स्वतंत्र होने के बाद लोकतांत्रिक भारत का कैसा संविधान होगा, कौन कौन से पॉइंट मेन शामिल होंगे, वो 1931 के कराची में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो उसमें बता दिया गया था। और 4 मेन चीजें भी, स्वतंत्रता, समानता का अधिकार लोगों को मिलेगा, वोट का अधिकार लोगों को मिलेगा, और जो भी अल्पसंख्यक होंगे, जिन जिन लोगों के या धर्मों की या जातियों के लोगों की संख्या कम होगी, उनके अधिकारों की रक्षा की भी बात कही भी शामिल की जाएगी। और इस प्रकार संविधान की रचना करने के लिए बैठने से पहले हमने संविधान के बारे में कच्चा खरड़ा पहले ही तैयार कर लिया था। 20-22 साल हम उसके लिए अच्छे अच्छे वो ढूंढ रहे थे कि क्या क्या शामिल होना चाहिए पॉइंट्स। तो इस प्रकार संविधान निर्माण करने से पहले करने संविधान का निर्माण करने के लिए बैठने से पहले ही हमने कुछ जो बुनियादी मूल्य थे, मूल्यों पर जो हमारे देश के मुख्य नेता थे उन्होंने सहमति बना ली थी। औपनिवेशिक शासन की राजनीतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को जानने समझने से भी नई राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप तय करने में मदद मिली। जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों की ही हमने जो अंग्रेजों की सरकार, जो अंग्रेज जैसे सरकार चला रहे थे, वो जो संसदीय सिद्धांतों पर चलने वाली सरकार है उसको चला रहे थे। जब देश में अंग्रेजों की सरकार चल रही थी तो उन्होंने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया हुआ था। और हमें और किसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का तो हमें नॉलेज नहीं थी, तो ओनली फिर हमने वही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपना ली जिसके द्वारा अंग्रेज हमारे देश को चला रहे थे। तो ये औपनिवेशिक शासन की राजनीतिक संस्थाओं का मतलब ही वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो अंग्रेज चला रहे थे। औपनिवेशिक शासन का मतलब ही अंग्रेजों के शासन से है। औपनिवेशिक शासन की राजनीतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को जानने समझने से भी राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप तय करने में मदद मिली। हमने जो भी जिन जिन संस्थाओं के द्वारा अंग्रेज हमारे देश को चला रहे थे, हमने उनको समझा, और उनके समझने से भी हमें नई राजनीतिक संस्थाओं का जो हमने बनानी थी, हमने बना, चाहे वही रखी, थोड़ी बहुत चेंज की होंगी जो जैसे अंग्रेज चला रहे थे। तो अंग्रेजों के जाने के बाद जो हमने नई राजनीतिक संस्थाएं बनानी थी उसको समझने के लिए, मतलब कैसी होगी वो अंग्रेज जब भारत आजाद होगा, हमारी राजनीतिक संस्थाएं कैसी होगी, वो हमें कैसे समझ आया। हमने जो अंग्रेज लोग जिन राजनीतिक संस्थाओं या व्यवस्थाओं द्वारा हमारे देश को चला रहे थे, हमने उनको समझा। अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत कम लोगों को वोट का अधिकार दिया था। अंग्रेज तो क्यों देंगे इंडियन लोगों को, तो जब जिस टाइम अंग्रेज हमारे देश में सरकार चला रहे थे तो उन्होंने लोगों को, जो भारतीय लोग थे उनको कम लोगों को वोट का अधिकार दिया था। इसके आधार पर अंग्रेजों ने जिस विधायिका का गठन किया था वह बहुत कमजोर थी, क्योंकि आपने देखा है कि रॉयल टैक्स जैसे जो वो है कानून है, तो वो गलत, जो उस टाइम की विधान पालिका थी या संसद थी जो कानून बनाती थी, जिसको इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कहते थे, वो कमजोर थी, क्योंकि वो अंग्रेज, चाहे उसमें भारतीय सदस्य थे, उनका भारतीय सदस्यों की बात नहीं सुनी जाती थी। इसके आधार पर अंग्रेजों ने जिस विधायिका का गठन किया था वह बहुत कमजोर थी। वो बस ऐसी वो जो विधायिका थी वो ऐसी थी, वो अंग्रेज वही कानून बनाते थे जो उनको इंडिया के अंदर आसानी से सरकार चलाने में हेल्प करते थे। इसलिए वहाँ अंग्रेजों के टाइम की जो विधायिका थी या संसद थी वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी। 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए थे। 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले, जहाँ जहाँ अंग्रेजों का शासन था, 1937 में
उन जो भी राज्य थे उनके टाइम में, जो प्रांत थे, वहाँ पर असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए थे। इनमें बनी सरकारें पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं थी, क्योंकि लोकतांत्रिक तब होती अगर अंग्रेज हमारे देश को हमारे देश के लोगों के भले के लिए चलाते, क्योंकि अंग्रेज तो हमारे देश को अपने भले के लिए चला रहे थे। तो जब अंग्रेज हमारे देश को चला रहे थे, मतलब हमें जब आज़ाद होना था, उसके बाद कैसी राजनीतिक संस्थाएं बनानी थी, वो हमें अंग्रेजों ने जो चला रखी थी हमारे देश के अंदर, जब हम आज़ाद नहीं हुए थे, उनकी अंग्रेजों की राजनीतिक संस्थाओं को समझना था, और उनको समझकर ही हम अपने आज़ाद भारत की राजनीतिक संस्थाएं बना सकते थे। अंग्रेजों ने जो उनके टाइम में वो बनाई थी, विधायिका बनाई थी, वो भी कमजोर थी। और अंग्रेजों के समय में जो सरकार चल रही थी, उन्होंने सारे भारतीय लोगों को वोट का अधिकार भी नहीं दिया था। और 1937 में उन्होंने वो बनाई थी, प्रादेशिक असेंबलियों के चुनाव करवाए थे, जो उस टाइम में फिर असेंबलियों के चुनाव करवाने के बाद 1937 में जो प्रादेशिक असेंबलियों के चुनाव करवाए अंग्रेजों ने, जब हम आज़ाद नहीं हुए थे, तो जो सरकारें बनी थी वो पूरी तरह लोकतांत्रिक सरकारें नहीं थी। पर विधान सभाओं में जाने और काम करने का अनुभव तब बहुत लाभदायक हुआ, क्योंकि इन्हीं भारतीय लोगों को, मतलब जो हमारे इंडियन लोग थे वो भी उसमें क्या थे, शामिल थे। पर विधान सभाओं में जाने, भारतीय लोग जो जाते थे उस विधान सभाओं में काम करने का अनुभव तब बहुत लाभदायक हुआ, क्योंकि इन्हीं भारतीय लोगों को क्योंकि इन्हीं भारतीय लोगों को आगे पढ़ते हैं। फिर भारत के संविधान के निर्माता को अपनी संस्थाएं व्यवस्थाएं बनानी थी और चलाना था, क्योंकि जो अगर वो उस टाइम की विधानसभा थी उसमें हमारे भारतीय लोग भी शामिल थे, तो अंग्रेजों के साथ उन्होंने काम किया तो उनको एक्सपीरियंस मिला। तो इन्हीं लोगों ने आगे जब हमारा देश आज़ाद होना था, उन्होंने इन लोगों ने ही हमारे देश में भी जो विधानसभाएं बनानी थी उनको चलाना था। जब संस्थाएं जो भी बननी थी, हमने उनसे, अंग्रेजों से सीख कर ही अपनी नई राजनीतिक संस्थाएं बनानी थी। और हम लोग उनकी पुरानी राजनीतिक संस्थाओं में भी हमारे कुछ लोग काम कर रहे थे, उनको अनुभव मिल रहा था। तो जब वो अंग्रेजों से हम आज़ाद हो जाते तो जो नई संस्थाएं बननी थी, तो ये अनुभवी लोग ही उनमें काम करने थे। इससे भी हमें आसानी हुई। इसी कारण भारतीय संविधान में कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं को पुरानी व्यवस्था से अलग जस का तस अपना लिया गया, जैसे कि 1935 का भारत का कानून था। मतलब कि जैसे जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अनुसार संस्थाओं और व्यवस्थाओं को बनाकर अंग्रेज हमारे देश को चला रहे थे, उस सिस्टम को जो 1935 में बना था, 1935 के भारतीय सरकार के कानून के अनुसार बना था, उसको हम जस का तस अपना लिया था। जो अंग्रेजों ने अपने शासन के दौरान संस्थाएं और व्यवस्थाएं बनाई थी, उनका हमें एक्सपीरियंस था, क्योंकि उनमें हमारे उस टाइम भी भारतीय लोग काम कर रहे थे। इसलिए अंग्रेजों से आज़ादी पाने के बाद भी हमने उनकी, जिस तरीके से वो सरकारें चला रहे थे, जिन संस्थाओं और व्यवस्थाओं के द्वारा, उनको हमने जस का तस अपना लिया, जैसे कि 1935 के भारतीय सरकार कानून के अनुसार। आज़ादी के बाद भारत के स्वरूप को लेकर वर्षों पहले से चले चिंतन और बहसों ने भी काफी लाभ पहुंचाया, क्योंकि हमारा संविधान दक्षिण अफ्रीका की तरह 2 साल की डिस्कशन के बाद नहीं बना था। हमारे देश में 20-22 साल तक संविधान पर चर्चा होती रही थी, चिंतन होता रहा था कि हमारा आज़ाद होने के बाद कैसा संविधान होगा। आज़ादी के बाद भारत के स्वरूप को लेकर वर्षों पहले से चले चिंतन, यानी कि 20-22 साल से जो थिंकिंग चल रही थी, उस पर सोच विचार हो रहा था, और बहसें भी हो रही थी लोगों के बीच में कि अंग्रेजों के जाने के बाद हमारे देश के कैसे कानून होंगे। इन सारी चीज़ों ने, 20-22 साल के चिंतन और बहसों ने भी हमें लाभ पहुंचाया। हमारे नेताओं में इतना आत्मविश्वास आ गया था कि उन्हें बाहर के विचार और अनुभवों को अपनी जरूरत के अनुसार अपनाने में कोई हिचक नहीं हुई। मतलब जो हमारे भारतीय नेता थे, वो दूसरे देशों के संविधानों में भी
मतलब उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका था, आत्मविश्वास आ चुका था हमारे इंडियन नेताओं के अंदर, कि उन्होंने दूसरे देशों के संविधानों से भी कुछ ना कुछ शिक्षा ली और उनमें से जो अच्छी बातें थी उनको अपनाया, और उनको अपनाने में, दूसरे देशों के अच्छे संविधानों की अच्छी बातों को अपनाने में कोई हिचकिचाहट हमारे भारतीय नेताओं को ने नहीं मानी। हमारे अनेक नेता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज और अमेरिका के अधिकारों की सूची से काफी प्रभावित थे। जो हमारे हमने वो तो अपना ही ली थी, जो अंग्रेज जैसे सरकार चला रहे थे वो वाली संसदीय लोकतंत्र का कामकाज था वो भी हमने अपना लिया, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज को अपना लिया, और फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों को भी हमने अपनाया। अमेरिका के जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो हमने अमेरिका के संविधान से प्रभावित होकर अपने देश के संविधान में वो करें, शामिल करें। तो क्या मतलब हमें 20-22 साल जो हमने संविधानों के बारे में सोचे क्या क्या शामिल होना चाहिए और बहसें करी, उसका भी लाभ मिला। और हमें अंग्रेजों ने जो जैसे सरकार चला रहे थे उससे भी हमें एक्सपीरियंस मिला, और इन एक्सपीरियंस से मुझे अनुभव हमारे भारतीय नेताओं को मिले, उससे हमारे भारतीय नेताओं के अंदर वो आया, आत्मविश्वास आया, और उन्होंने दूसरे देशों के संविधानों की अच्छी बातों को भी अपना लिया। उसमें से फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों को अपनाया हमने, और ब्रिटेन के इंग्लैंड के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज को अपनाया हमने, अमेरिका के अधिकारों की सूची से हम काफ़ी प्रभावित थे, उसको भी अपना लिया हमने। रूस में हुई समाजवादी क्रांति ने भी अनेक भारतीयों को प्रभावित किया, तो हमें ऐसा ही नहीं है, हमारे देश को समाजवादी के साथ साथ हमने दोनों मिक्सड इकोनॉमी हमने वो करी है, समाजवाद भी अपनाया है, और हम पूरी तरीके से ना समाजवादी हैं ना ही हम पूंजीवादी हैं। तो रूस में हुई समाजवादी क्रांति ने भी अनेक भारतीयों को प्रभावित किया और वे सामाजिक और आर्थिक समता पर आधारित व्यवस्था बनाने की कल्पना करने लगे। मतलब सारे देशों का हम अमेरिका से लिए अधिकार लिए, और जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो हमने ब्रिटेन से, इंग्लैंड से लिए, फ्रांसीसी क्रांति के वो भी लिए, आदर्श लिए हैं हमने, और रूस से हमने समाजवाद दिया है। रूस में हुई समाजवादी क्रांति ने भी अनेक भारतीयों को प्रभावित किया और वे सामाजिक और आर्थिक समता पर आधारित व्यवस्था बनाने की कल्पना करने लगे थे। मतलब रूस में जो हुई थी समाजवादी क्रांति, उससे भी हमारे भारतीय नेता प्रभावित थे, और रूस की समाजवादी क्रांति से सीख लेकर वो कैसा वो करना चाहते थे, वे सामाजिक और आर्थिक समानता पर आधारित व्यवस्था बनाना चाहते थे। ऐसा समाज बनाना चाहते थे जिसमें समाज में सभी बराबर हों, और आर्थिक तौर पे भी, पैसे संबंधी भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश के लोगों में समानता लाई जाए, ना कोई ज़्यादा गरीब हो ना ज़्यादा कोई अमीर हो। ऐसी पॉलिसी अपनाने की हमारे भारतीय लोगों ने कोशिश की, लेकिन वे दूसरों की सिर्फ नकल नहीं कर रहे थे। जो हमारे भारतीय लोग थे वो सोच समझ कर चीज़ें अपना रहे थे दूसरे संविधानों की, वो नकल नहीं कर रहे थे। हर कदम पर वह ये सवाल जरूर पूछते थे कि क्या ये चीज़ें भारत के लिए उपयुक्त हुई। पर जब वो देखते थे कोई अच्छी चीज़, तो उसको अपनाने से पहले वो इस चीज़ पर विचार जरूर करते थे कि क्या वो चीज़ हमारे भारत के लिए उपयुक्त होगी। इन सभी चीज़ों ने हमारे संविधान के निर्माण में मदद की। तो आप लोगों ने आज क्या पढ़ा है कि जो हमारा संविधान था उसके बारे में कैसे सोच विचार हुई। हमने दक्षिण अफ्रीका की तरीके से 2 साल की सोच विचार के बाद नहीं, 20-22 साल की सोच विचार के बाद भारत को बनाया। हमारा संविधान मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के अन्य नेताओं ने 1928 में ही बना लिया था। 1931 के जो भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन कराची में हुआ था, उसके सारे मेन पॉइंट्स लोगों के सामने रख दिए गए थे। आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा वो दिखा दिया था कराची के अधिवेशन में ही, और बता दिया था कि हमारे भारतीय संविधान में सबको सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार, जिनके वोट का अधिकार दिया जाएगा, स्वतंत्रता समानता का अधिकार दिया जाएगा,
अल्पसंख्यक जो किसी जाति या धर्म के लोग अगर संख्या में कम हो गए, उनके अधिकारों की भी रक्षा की जाएगी। इस प्रकार संविधान रचना करने के लिए बैठने से पहले ही बुनियादी मूल्यों को निर्धारित कर लिया गया था और सहमति बना ली गई थी। और हमने औपनिवेशिक शासन की जो राजनीतिक, जो भी अंग्रेजों ने जो जिस तरीके से अंग्रेज जिन राजनीतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं के द्वारा हमारे देश को चला रहे थे, उनको हमने समझ लिया था। और उनको समझने के बाद हमने तय कर लिया था कि हम जब हमारा भारत आज़ाद होगा, उसके लिए कौन सी राजनीतिक संस्थाएं और व्यवस्थाएं बनाएंगे। और जो अंग्रेज थे, उन्होंने हमारे देश के लोगों को जब सरकार चला रहे थे, वोट का अधिकार भी नहीं दिया था। लेकिन और उस टाइम की जो विधायिका कानून बनाने वाली संस्था थी, वो भी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी, कमज़ोर थी। और 1937 के बाद जब ब्रिटिश शासन वाले जो अंग्रेज थे, उन्होंने जब प्रादेशिक असेंबलियों के चुनाव करा के सरकारें बनाई, वो भी लोकतांत्रिक सरकारें नहीं थी। पर विधानसभाओं में जो उस टाइम विधानसभाएं, एक तो पूरे देश की विधानसभा होती है जिसको संसद कहते हैं, और एक राज्यों की विधानसभाएं थी। तो उसमें अंग्रेजों के साथ साथ भारतीय लोग भी शामिल थे। तो उन विधानसभाओं में कैसे काम करना है, वो हमारे भारतीय लोगों को अनुभव मिल गया था। और जिन लोगों ने इन संस्थाओं में काम किया था, उन्होंने इस फ्यूचर में भारत आज़ाद होने के बाद हमारे देश के अंदर जो संस्थाएं बननी थी, उनमें काम करना था। और इस कारण हमें उन लोगों के अनुभव से भी फायदा होने वाला था। इसी कारण भारतीय संविधान में कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं को पुरानी व्यवस्था से, मतलब हमें उनका जो जिन राजनीतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं का अंग्रेजों से अनुभव मिला, उसको हमने जस का तस जैसे थे वो संस्थाएं, वैसे ही हमने अपना लिया अंग्रेजों के जाने के बाद। 1935 का जो भारत सरकार का कानून था, उसके अनुसार। और आज़ादी के बाद भारत के स्वरूप को लेकर हमने 20-22 साल चिंतन किया, बहस की। उससे भी हमें आज़ादी के बाद भारत का स्वरूप कैसा होगा, इसके ऊपर हमने 20-22 साल चिंतन किया था, बहस किया था। उससे भी हमें लाभ मिला 20-22 साल के चिंतन और बहस से। और हमारे नेता इतनी लंबे चिंतन और बहस के बाद आत्मविश्वास में आ गए थे। आत्मविश्वास भर गया था उनके अंदर, और वो दूसरे देशों के संविधानों से भी जो अच्छी बातें थी, विचार थे, उनको अपनाने में उनको हिचकिचाहट नहीं होने रही थी। लेकिन वो नकल नहीं कर रहे थे दूसरे देश के संविधानों की। वो पहले इस बात के लिए सोचते थे कि जो चीज़ हम अच्छी दूसरे संविधानों से ले रहे हैं, क्या वो हमारे देश के लिए उपयुक्त होगी, उसके बाद ही अपनाते थे। और हमने फ्रांस तो पूरे दुनिया के लिए आदर्श है, क्योंकि फ्रांस जो देश है, फ्रांस ने, पहले तो लोग सोचते थे कि समाज को बदला ही नहीं जा सकता, फ्रांस ने ही बताया दुनिया को कि समाज को बदला जा सकता है। तो सबसे पहला तो दुनिया के लिए जो आदर्श है, फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों को अपनाया। ब्रिटेन के हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के, जिनके संसदीय लोकतंत्र के कामकाज को अपनाया। अमेरिका के से हमने मौलिक अधिकारों की सूची को अपनाया। और रूस से हमने समाजवादी विचारों को अपनाया। और समाज, क्योंकि जो समाजवाद होता है, उसमें क्या होता है, सारे लोगों को, जो देश के जितने भी संसाधन होते हैं, उसके ऊपर सारे देश के लोगों का समान अधिकार होता है। समाजवादी ऐसा समाज बनाते हैं जिसमें कोई ना तो गरीब होता है, ना अमीर होता है। तो वहाँ रूस से हमने क्या शिक्षा ली कि ऐसा समाज बनाया जाए जिसमें सामाजिक तौर पे भी सारे बराबर हों, और आर्थिक तौर यानी कि पैसे संबंधी भी कोई ना अमीर हो ना गरीब हो, सारे बराबर हो। इस बात की कोशिश की गई। ऐसे कानून अपनाने की कोशिश की गई जिससे भारत के अंदर सामाजिक और आर्थिक समता लाई जा सके, बराबरता लाई जा सके। लेकिन ये बता दिया कि वो दूसरे देशों की अच्छी बातें अपना रहे थे, नकल नहीं कर रहे थे। उससे पहले सोचा जाता था कि जो भी चीज़ दूसरे संविधानों से ली जा रही है, वो हमारे देश के लिए फायदेमंद होगी या नहीं होगी। इन सभी चीज़ों ने हमारे संविधान के निर्माण में मदद की। आज हमने वो चीज़ें पढ़ी है कि संविधान बनाने से पहले हमने क्या सोच विचार किया था, और उस सोच विचार के द्वारा हमें क्या मदद मिली हमारे देश के संविधान का निर्माण करने के लिए।
तो आगे जो कल संविधान सभा है उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज हम इसको आज यहाँ पे खत्म करते हैं।